बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो सच्चाई यही है। और सही मायनों में ये जो विपत्ति आई है जी और इस विपत्ति का सामना करने के लिए हमको सरकार को भी और जनता को भी जी दोनों को मिलकर के सहयोग करना पड़ेगा, तभी कहीं हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसके अंदर सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। जी निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना पड़ेगा। और वाकई में भयानक स्थिति देख रहे हैं और उसके अंदर आप एक पक्ष कह रहे हैं नौकरी का, नौकरी जारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके अलावा एक और पक्ष है कि जो छोटे व्यापारी है, बजट स्कूल है, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उन सब पर भी निश्चित तौर पर इसकी मार पड़ रही है। एक तरफ उनको लेबर नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ लेबर की कटौती हो रही है, यानी कुछ को रोजगार से जबरदस्ती निकाला जा रहा है और कुछ को कर्मचारी नहीं मिलेंगे क्योंकि सब गांवों में पलायन कर चुके हैं। ये स्थिति वाकई में हर एंगल पर भयानक है और जिससे भी बात करेंगे कोई भी व्यक्ति है वो परेशान है, चाहे सरकार भी परेशान है, छोटे उद्योग धंधे वाले भी परेशान है, उसमें मजदूरी करने वाले भी परेशान है, छोटे व्यापारी भी परेशान है, सब ही परेशान है। कोई भी आदमी आज के समय में खुश नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को हम सबको मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। जहां सरकार की को पॉलिसी में अपनी चेंज करना पड़ेगा और उस पॉलिसी के अनुसार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक रोजगार मिले। सरकारी तंत्र की जो पकड़ है, जो पूरी तरीके से उसको कम करके खुली प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी कि खुले तौर पर जो भी अधिक से अधिक काम करे, अधिक से अधिक नौकरी मिले, अधिक से अधिक व्यापार चले, अधिक से अधिक बाजार में पैसे की फ्लो बढ़े। सरकार को इस विषय पर ही बात करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये समस्या किसी एक के द्वारा दी गई नहीं है। ये समस्या तो निश्चित तौर पर अचानक ये समस्या आई, चाहे इसको चीन का पर दोषारोपण कर सकते हैं कि चीन की वजह से हम समस्या का समाधान कर रहे हैं या प्रकृति की समस्या जो भी है, मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को, एक एक आदमी को मिल करके इस समस्या से लड़ना है। और इस समस्या में हर सेक्टर प्रभावित है, कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्रभावित ना हो, जिसको इससे कोई लाभ मिल रहा हो। इसलिए सभी प्रभावित हैं, सबको मिलकर के ही इसमें करना पड़ेगा और सबको ही अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी और सबको ही देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके बात से सहमत हूं। और लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी आपको विचार करना होगा जी। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है कि दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, इससे महंगाई और बढ़ेगी। यानी मैं खुद ये कह रहा हूं कि सरकार को अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। जहां सरकार अपने खजाने की भरपाई करने के लिए जनता पर टैक्स डाल रही है, यानी और अधिक त्राहिमाम होगा और अधिक महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इसके अंदर भी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको अपने खर्चों में कटौती करके जनता पर कम से कम बोझ डालना होगा। और तभी हम एक तरह से हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। इसमें चाहे जनता है और चाहे सरकार है और चाहे व्यापारी है और चाहे रोजगार करने वाले और निश्चित तौर पर व्यापारी जो भी उद्योगपति हैं, जो नौकरियों से निकाल रहे हैं, मानवता के आधार पर उनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल सर। अमेरिका और हिंदुस्तान की कंपैरिजन करते हैं तो अमेरिका एक विकसित देश है सर। कंपैरिजन की बात नहीं हो रही सर, घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, 26 मार्च की घोषणा थी और जल्द घोषणा को अमल में लाने की बात कही गई थी। लेकिन आज भी देखिए जिस तरह से हालात बिगड़ते हुए साफ तौर पर भारत में दिख रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रयास सरकार कर रही है सर, लेकिन अब तक के अमल में क्यों नहीं आई है घोषणाएं पूरी? सुरभि जी, मैं वही बात कहना चाहता हूं जी कि एक बात तो यह है कि अमेरिका बहुत विकसित देश है, बहुत आर्थिक संपन्न देश है जी। हम अमेरिका और हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि जो कोरोना मरीज हैं उनके इलाज को प्राथमिकता है, कोरोना मरीजों के जांच की प्राथमिकता है, वो ठीक होकर के घर में पहुंचे उसकी प्राथमिकता है, उसके संसाधन उपलब्ध हो, हॉस्पिटल खुले, उसके अंदर बेड बढ़े, वो सारा खर्चा मैक्सिमम कोरोना पर हो, जिससे कि ये महामारी से होने से बच जाए।
यानी फेज 3 के हम बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए हैं, बल्कि कई जगह पर तो महसूस होता है कि कहीं ना कहीं फेज 3 एंट्री तो नहीं कर दिया। हम उसको रोकने के लिए सरकार ने सारे संसाधन वहां लगा रही थे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर जीवन है तो सब कुछ है। आज भारत सरकार को सबसे बड़ी जो सोच है कि वो किसी तरीके से भी भारत के नागरिकों को बचाए, उनकी बीमारी को कम से कम उन पर इफेक्ट हो। आज अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पर बीमारी सिर पर चढ़ करके बोल रही है, और एक तरह से अमेरिका प्रशासन भी हाथ खड़े करने के बराबर, वो ठीक है इतना आर्थिक पैकेज दे दिए, वो सब काम कर दिए और बीमारी से वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। लेकिन जहां हिंदुस्तान स्वास्थ्य की दृष्टि से 107वीं रैंक पर है और अमेरिका कहीं पहली दूसरी रैंक पर है, और उसके बाद भी हिंदुस्तान में कोरोना पर कंट्रोल कितना अधिक है, अगर हम उसकी भी कंपैरिजन करें तो आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। और ठीक है कि किसी फील्ड में वो बहुत आगे हैं, हम सब फील्ड में पीछे होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उनके कुशल नेतृत्व के अंदर वो पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। आज हमको उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उनका हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, और भारत सरकार अपने टोटल संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आज के दिन भारत सरकार ठीक चल रही है। हाँ, भविष्य निश्चित तौर पर भविष्य में बहुत अधिक समस्याएं आने वाली है, जिस पर आपके टीवी ने अभी बताया है। उन सबसे भी हमें जूझना है, उन सबसे भी जिस तरीके से हम सबने मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको फैलने में रोकने में कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है। मैं इसमें तबलीगी जमात वाले लोगों ने या कुछ लोगों ने जो गलत करा है उसकी चर्चा नहीं करना। अगर शायद वो गलत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे नियम कानून मानते तो हमारा हिंदुस्तान में कोरोना की और इससे अच्छी बेहतर स्थिति होती। लेकिन फिर भी सबको रोक करके आज की जो स्थिति है बहुत संतोषजनक है। हम वैसे मतलब इसको हम संतोषजनक कह रहे हैं, ये औरों के कल्पना, औरों के कंपैरिजन में। इसलिए आज पूरी आप जो बात कह रहे हो प्रैक्टिकल है, लेकिन सरकार के पास भी संसाधन होने चाहिए, सरकार के भी कोष होना चाहिए। और जो मैंने अभी इससे पहले कहा है कि सरकार की आज प्राथमिकता इस बात की है कि हम कोरोना पर कैसे जीतें, कोरोना को कैसे हराएं। और अगर हमने कोरोना को हराने में सफल हो गए, कोरोना से जीत गए, तो बाकी सब चीजें मिल बैठ करके ठीक करेंगे। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन सरकार कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी परिस्थिति में हम कोरोना के लिए हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध ना हो, उनके साधन उपलब्ध ना हो, उनके ऊपर जो उनको किट की आवश्यकता है, उनको दवाइयों की आवश्यकता है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरीके से कोरोना से जीता जाए, और उसके लिए उस विषय में कहीं धन की तंगी ना आए। पर अनिल जी, यहाँ पर प्राथमिकता में शिवम शर्मा जैसे निश्चित तौर पर जो मोदी महल बन रहा है। अब आप अगर हम दूसरा पक्ष ले तो जैसे आज सेना के खर्चे में कटौती नहीं करी जा रही है। सर, सेना की बात यहाँ पे कर ही नहीं सकते सर, उनके लिए हम जितना चाहे खर्च करें वो कम है सर। यहाँ पे कंपैरिजन सेना से नहीं हो सकता सर, माफी चाहूंगी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सेना के लिए जो कुछ खर्चा भारत में होता है उससे लिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। देश के लिए मर मिटते हैं सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से वो बहुत कंपलसरी है। इसलिए सरकार हर चीज पर निगाह रख करके जहां भी कटौती हो सकती है वो कटौती कर रही है। जहां भी डेवलपमेंट के काम रुक सकते हैं वहां रुक रहे हैं, और जहां भी जरूरी है, जिस डेवलपमेंट को रखना जरूरी है वो बिल्कुल हो रहा है। और देखो, भारत सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोच करके और हिंदुस्तान के सभी एंगलों पर सोच करके फैसले लेने होते हैं। हम एक एंगल पर सोचकर फैसले नहीं लिए जा सकते। और विजय शर्मा जी का सर, बट ये असाइनमेंट आगे भी तो बढ़ाया जा है, वो विषय सरकार अपने एंगल पर सोच रही है, वो किस तरीके से करेगी फैसला उसका अपना है। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारा कोई सीधा इंटरफेयर नहीं है, इसलिए उस विषय में हमारा कुछ भी कहना वो अति ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा जो एक बड़ा स्पष्ट है कि विनय जी जैसे लाखों लोग जो इस टाइम पीड़ित हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार हर एंगल पर सोच रही है। सरकार यहाँ तक कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राशन बांटने का जब विषय है तो बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे जी, तो भी सरकार ने आधार कार्ड को बेस मान करके और सबको राशन मुहैया कराया है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन कैसे मिले, ठीक कर रहे हैं
की नौकरी जाने के आसार दिख रहे हैं और ये एक भयानक स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक बात आपसे जो कहना चाहता हूँ, जितने संसाधन सरकार के पास हैं, सरकार अपने पूरे संसाधन ही झोंक सकती है, जो पूरी तरीके से झोंक रही है। सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जी जनता से अपील कर सकते हैं, जो कि लगातार अपील कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर पूरी कोशिश हमारी ये है कि किसी भी तरीके से अफरा तफरी ना हो और सारी चीजें ठीक तरीके से चलती रहें, और ये सरकार पूरी तरीके से कर रही है। लेकिन मेरा जो पहले भी मैंने कहा, आज भी मैंने कहा, ये सब परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों के बावजूद भी हम सबको संयम और धैर्य रख करके हमें चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये विपत्ति के काल में हम अधिकारों की बात ना करके हम कर्तव्यों की बात करें। विपत्ति काल में हम क्या, हमारी ड्यूटीज क्या है, किस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब ड्यूटीज में आते तो वो फैक्ट्री वाली भी आते जो अपने एम्प्लॉय को हटा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किसी कीमत पर भी हमको इनकी आजीविका की जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरीके से मजदूर को सोचना चाहिए कि फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज हम अधिकारों को हमें छोड़ना पड़ेगा और अपनी ड्यूटीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे इसके अंदर सरकार ही है। सरकार को भी है कि मेरा टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने हिंदुस्तान की जनता को भलाई कैसे करूं। आज ड्यूटीज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अधिकार को हमें बैकड्रॉप पर जाना पड़ेगा, और ये सभी के लिए बात है, चाहे उसके अंदर रोजगार वाले हैं, चाहे उसके अंदर छोटे दुकानदार हैं, चाहे उसके अंदर छोटे उद्योग धंधे हैं या बड़े उद्योग धंधे हैं, उन सबको लेकर के। और आज इस स्थिति के अंदर भी पूरा भारत एकजुट खड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर जो भी लोग हैं उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में भी बहुत कुछ पैसा दिया है, जगह जगह वो भंडारे भी चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग आगे आ भी रहे हैं। जो लोग आगे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और जो लोग सक्षम है आगे नहीं आ रहे हैं उनको इस समय पर आगे आने की आवश्यकता है। अगर हम सब बचेंगे तो देश बचेगा, और देश बचेगा तभी हमारी तरक्की होनी बाकी है। पर सर देश तो 26 कह रहा हूं ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज हर एंगल रणनीति क्या है सर, सरकार की रणनीति क्या रहेगी इसके बाद? इस सरकार की रणनीति तो सरकार ने पूरे संसाधन अपने झोंक रखे हैं, और पूरी तरीके से हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए, जहां उन्होंने ये कही कि किराएदारों से निवेदन है कि वो किराया ना दें, जो किराएदार हैं, मकान मालिकों से निवेदन करा है, नौकरी वालों से निवेदन करा उनको नौकरी से ना हटाए। सरकार तो हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की चिंता कर रही है। आज जो लोग हैं उनकी भी ड्यूटी है जी, जो मकान मालिक उनकी ड्यूटी है कि हमें किसी भी तरीके से उनको आज हमें प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। वो किराएदार को भी ड्यूटी है कि अगर वो उसमें जितना दे सकता है उतना दे। नौकरी पेशा करने जो व्यापारी, जो बेरोजगार हैं, उनको भी है कि जहां भी संभव है, जो भी संभव है, वो रोजगार करें, अपने घर को चलाएं। फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारी की वो किसी तरीके से